गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं प्यारे बच्चों। हमने पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण पाठ का पहला पाठ पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि गांधी जी के आश्रम में एक व्यक्ति आता है और वह कहता है कि उसे भगवान पर विश्वास नहीं है और गांधी जी उसे समझाते हैं। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। एक दिन आश्रम में उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम के कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई, इस सत्य को छिपा कर रखा, यह बहुत बुरी बात हुई। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें, क्योंकि आश्रम का क्या नाम था, सत्याग्रह आश्रम, और उसका मतलब है कि सच बोले यहाँ रहने वाले, वो सच का आश्रम है। छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। किसी ने बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए थे। वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। गांधी जी को इस बात का बहुत ही बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की, अपने भतीजे की और अपनी पत्नी के बारे में उन्होंने लिखा कि इन्होंने ये गलत किया था, इन्हें नहीं करना चाहिए। आलोचना में ये नहीं क्योंकि बहुत सारी बुराइयां लिख दी, केवल जो उन्होंने पैसे जमा नहीं किए या कोठार में जो गड़बड़ हो गई थी उसकी आलोचना की। हैदराबाद में सरोजिनी नायडू ने वह लेख पढ़ा। जैसे महात्मा गांधी जी नेता थे, ऐसे ही सरोजिनी नायडू भी एक नेता थी, और उन्होंने वहाँ पर वो लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया है। मतलब कि उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि गांधी जी ने सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान किया। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। व्यक्त करना, बताना, दिखाना, कहना आकर के उन्होंने कहा। गांधी जी ने कहा, गांधी जी उन्हें समझाने लगे, बोले, सरोजिनी देवी, यह नाराज होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। वो कहते हैं कि मेरे लिए खुशी का दिन है कि मुझे पता लग गया कि ऐसा कुछ हुआ था और मैंने उसका प्रायश्चित कर लिया, तो मैं एक पाप से बच गया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती। आज मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं बताता तो सब आश्रमवासी कहते, गांधी जी अपनों को तो कहते नहीं हैं, औरों को कहते हैं, और सारे आश्रम में ये बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता और धीरे धीरे यह भ्रष्टाचार जो है सब में फैल जाता और हम सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उसे रोकने के लिए हमें अपनों से ही शुरुआत करनी चाहिए। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास करते थे। वो कहते थे कि थोड़ी सी भी, कोई भी छोटी सी भी गलती हो जाए तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए और सबके सामने करना चाहिए। इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे। वो कहते थे इसमें चाहे कोई भी हो, घर का व्यक्ति हो, अपनी पत्नी हो, पुत्र हो, मित्र हो, कोई भी हो, गलती हुई है तो उसे उसका प्रायश्चित करना चाहिए। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था। उनका एक नियम और भी था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी न मंगाई जाए। मतलब बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो आश्रम में पैदा हुआ है वही सब्जी बनेगी और वही खाई जाएगी। चाहे उसमें एक ही सब्जी उग रही हो, वही खानी है, बस रोज़ाना वही बनेगी। आप खा सकते हैं रोज़ाना कि रोज़ आपको बैंगन बना के दे दिए जाए, रोज़ आपको लौकी बना के दे दी जाए, लेकिन वहाँ ये नियम था। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज़ उसी की सब्जी बनती थी। इस सब्जी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर और उबाल कर रख दिया जाता था। बस काटा और उबाल दिया, उसमें नमक नहीं डाला जाता था।
उसमें और कुछ भी नहीं, हल्दी मसाले वगैरह कुछ नहीं, नमक भी नहीं, केवल फीका ऐसे ही उबालना। जिसे ज़रूरत होती वह ऊपर से नमक ले सकता था, मतलब कि जिसे नमक खाना है वो नमक ले ले। आजकल हम कितना चटपटा खाना बना के खाते हैं, पहले लोग मसाले इतने नहीं खाते थे, लेकिन नमक भी जब भी खाते थे अगर आवश्यकता होती थी, नहीं तो नमक भी नहीं खाते थे। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती। सबका मन करता था कि मसाले डाल के खाएं, नमक से खाएं, लेकिन गांधी जी इतने सख्त थे कि सब उनसे डरते थे। श्री नरहरि भाई, वहीं एक आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति थे, नरहरि भाई पारिक की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। जब कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है हम उसके लिए भी गुनगुनाते हैं कुछ भी, और जो हमें कोई बहुत बुरी लगने लगती है तो हम दुख भरे शब्दों में गुनगुनाते हैं, हाय रे ये खाना पड़ेगा, हाय ये कैसी मुसीबत आ गई। तो उनको भी वो कद्दू सब्जी बड़ी ख़राब लगी तो उन्होंने उस पर एक गीत लिख डाला। बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची। बा कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, उन्हें सब बा कहते थे, और उन्हें गीत की बात सुनाते हुए बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को तो बादी हो गई। अब वो बताने लगी कि क्या क्या मुसीबत हो रही हैं। एक बहन को तो बादी हो गई, दूसरे के सिर में चक्कर आते हैं, एक को चक्कर आने लगे कद्दू खाते खाते, और तीसरी की डकारों के मारे चैन नहीं। ऐसे डकार आना है ना, बार बार जो गले में से ऐसे आवाज़ आती है। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है? तो गांधी जी बैठे सुनते रहे। उसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए। बाजी कस्तूरबा बता रही हैं कि उसमें मेथी का बघार माने मेथी का छोंक लगाना, गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। कौन थी वो नए कवि? नरहरि भाई की जो पत्नी थी, पारिक की पत्नी थी ना जिसने कविता लिखी थी, उनके बारे में गांधी जी कह रहे थे कि एक नए कवि आए हैं हमारे आश्रम में, अब उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणिबेन से कद्दू के संबंध में लिखा हुआ गीत गवाकर सुना। नरहरि भाई की पत्नी का क्या नाम था? मणिबेन। मणि नाम क्या था उसका? मणि। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम लोगों की शिकायत मंजूर। मंजूर मीन्स मान लिया मैंने, हाँ भी तुम्हारी शिकायत है ये। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर यह सब्जी खानी हो वे मुझे अपना नाम लिखवा दें। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। उन्हें पता था कि सब डरते हैं और कोई उन्हें अपना नाम नहीं लिखाएगा। तभी बा बीच में ही बोल उठी, कस्तूरबा जी बीच में ही बोलने लगी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। मैं लिखवा लूँगी और मैं कर लेंगे हम कि किसको बघार वाला खाना है, छोंक वाली सब्जी खानी है और किसी को ऐसी खानी है। गांधी जी बोले, तो ठीक है ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना, बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर भी तैयार था। वो कहती हैं, आप यही तो चालाकी करते हो, आप इसी तरह बच्चों को बहका बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त पा ली। मगर गांधी जी ऐसे ही थोड़ी किसी को छोड़ने वाले थे। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाना खाने बैठती तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते, ताना माना टोंट मारना, कहना बात बात कसीते करना, क्यों बघार कैसा लगा है, सब्जी चटपटी बनी है ना? बा भी कम नहीं थी, वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे? वो गांधी जी की पहली बातें बताती हैं कि आप ही क्या कम थे? हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले चट कर जाने वाले आप ही तो थे, और कोई? पूरन पोली ये महाराष्ट्र का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। गांधी जी कहते हैं, तू तो मेरी सारी पोल
खोल देगी, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पहले जो हुआ सो हुआ, अब तो मैं नहीं खाता ना, तो मेरी पोल खोलने लगी। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ध्यान रखते, कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते। वे खुद करते फिर कहते। गांधी जी केवल उपदेशक ही नहीं, कर्मयोगी थे। वो कहते हैं कि वो कुछ किसी से अगर कोई काम करवाना चाहते थे तो पहले वो खुद करते थे। अपने भाई बहनों को एक उदाहरण दिखाने के लिए वो खुद काम करके दिखाते थे, जब दूसरों को करने के लिए कहते थे। इसीलिए गांधी जी को ये नहीं कहा जाता था कि वो केवल उपदेश ही देते थे, नहीं, वो कर्मयोगी थे, करवाने से पहले खुद करके दिखाते थे। इस तरह से गांधी जी ने अपने आदर्शों से आश्रम का निर्माण किया और उस आश्रम को लंबे समय तक चलाया। इस पाठ के कठिन शब्द आप ध्यान से देखेंगे और उन्हें लिखने का प्रयास भी करेंगे।